कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और द नई इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से आज का ये हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले तथा अलग अलग विशेषताओं से समृद्ध कविगण आज यहाँ अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इनकी कविताएं आपके दिल को छू जाएंगी और मन को प्रफुल्लित करेंगी। विभिन्न रसों से परिपूर्ण कवि सम्मेलन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। राजभाषा के प्रचार और प्रसार में हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोंकण रेलवे और न्यू इंडिया एश्योरेंस को राजभाषा हिंदी कार्यालय में कई पुरस्कार प्राप्त हो गए हैं। दोनों संस्था में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी मिलते रहे। मैं कोंकण रेलवे का अभिनंदन करती हूँ कि इस वर्ष 14 सितंबर को पुणे में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार को उन्हें सम्मानित किया गया। आप ये सोच के आए होंगे कि ये तो हास्य कवि सम्मेलन नहीं कवि सम्मेलन है, तो बड़ा बोरिंग होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगला न जाने कितने घंटे बहुत ही रोचक होने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच में लाफ्टर बॉम्ब भी है, हमारे बीच में संजीदा कविताएं कहने वाले भी हैं, अच्छे संवेदना वाली कविताओं के साथ साथ हास्य कवि का भी आपको, हास्य रस का भी आपको पुट हर कविता में देखने को मिलेगा। जहाँ हास्य होगा वहाँ आपको व्यंग्य भी नज़र आएगा। तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत आनंद उठाने वाले हैं। अब जिस कवि को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ उनका नाम है प्रिंस ग्रोवर। अगर मैं उनकी काबिलियत के बारे में बात करूँ तो बहुत वक्त हो जाएगा, लेकिन दो चार चीज़ें उनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। कवियों के विषय में जब भूमिका बांधी जाती है तो सिर्फ इसलिए कि आप उनको उसी गहनता से और गंभीरता से सुने। तो देखिए, ये हमारे राजभाषा विभाग के हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग में आप वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। बहुत सारे अनुवाद अधिकारी होते हैं, लेकिन आपको स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। प्रिंस ग्रोवर, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। एक दिन बन जाएगा महान अपना प्यारा हिंदुस्तान, ऊंची होगी इसकी शान अपना प्यारा हिंदुस्तान। एक दिन बन जाएगा महान अपना प्यारा हिंदुस्तान, ऊंची होगी इसकी शान अपना प्यारा हिंदुस्तान। अभी तो जुल्म सताते हैं, घोर अंधेरी रातें हैं। अभी तो जुल्म सताते हैं, घोर अंधेरी रातें हैं। इंसानों के रूप में भी अक्सर वहशी दिख जाते हैं। अपराधों का दौर यहाँ, घुस बैठे सब चोर यहाँ। इनका मिटा दो नामो निशान, ये जिम्मेदारी आपकी है। इनका मिटा दो नामो निशान अपना प्यारा हिंदुस्तान। एक दिन बन जाएगा महान अपना प्यारा हिंदुस्तान। मंजिल है अभी दूर बड़ी, अपनी जनता मजबूर अभी। मंजिल है बड़ी दूर अभी, अपनी जनता मजबूर अभी। और बदलने बाकी हैं दकियानूसी दस्तूर अभी। क्यों ठंडा तेरा रक्त हुआ, उठने का अब वक्त हुआ। क्यों ठंडा तेरा रक्त हुआ, उठने का अब वक्त हुआ। कूच करो तुम सीना तान अपना प्यारा हिंदुस्तान। एक दिन बन जाएगा महान अपना प्यारा हिंदुस्तान। बीच बीच में ऐसा करते रहें, इससे हमें लगता है कि हमारे पास समय और है, फिर अंदर और दो चार कविताएं जन्म लेती हैं। अगर आप तालियां बजाना बंद कर देंगे तो हम कविता सुनाना शुरू कर देंगे। बहरहाल आइए लौटते हैं कि हम काहे उनको भूल गए वो जो फांसी पे झूल गए। हम काहे उनको भूल गए वो जो फांसी पे झूल गए। गुलिस्तान वो बनाना चाहते थे पर फूल बन अब शूल गए।
हार कभी भी नहीं मानी, मर मिट बैठे सेनानी। हार कभी भी नहीं मानी, मर मिट बैठे सेनानी। याद करो उनका बलिदान, अपना प्यारा हिंदुस्तान एक दिन बन जाएगा महान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। ऊंची होगी इसकी शान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। ऊंची होगी इसकी शान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जो आपकी विशेष जिम्मेदारी है। गुरु ग्रंथ कुरान पढ़ो, गीता का भी ज्ञान पढ़ो। गुरु ग्रंथ कुरान पढ़ो, गीता का भी ज्ञान पढ़ो। बाइबल की अच्छी बातें, सारे वेद पुराण पढ़ो। नीति धर्म ईमान बढ़े, भारत माँ परवान चढ़े। नीति धर्म ईमान बढ़े, भारत माँ परवान चढ़े। फिर सबके चेहरों पे मुस्कान, अपना प्यारा हिंदुस्तान एक दिन बन जाएगा महान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। ऊंची होगी इसकी शान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। अपना प्यारा हिंदुस्तान, अपना प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि कल देख के छुपते थे, अब छुप छुप के देखते हैं। कल देख के छुपते थे, अब छुप छुप के देखते हैं। वो दौर था बचपन का, ये दौरे जवानी है। ये खास प्रिंस के लिए था। अब एक दूसरा अंदाज देखिए, ये शायद ज्योति के लिए होगा शायद, कि अंदाज अपने आईने में देखते हैं वो। अंदाज अपने आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। जब मैंने कहा कि ये ज्योति के लिए, तो सारी ऑडियंस ज्योति को देख रही थी। बहरहाल, तो खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। कदम रुक रुक के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। बहुत बड़े उद्घोषक हैं ऑल इंडिया रेडियो के, और उनका नाम सिर्फ एक उद्घोषक की तरह नहीं है। मैंने वहाँ भी कहा था कि वो उनका व्यवसाय नहीं था, अपने पेशे से प्यार करने वाले, और वो आज तक रिटायर होने के बाद भी लगता है कि उद्घोषणा उनके खून में है। जब आप इनके कर्णप्रिय आवाज़ सुनेंगे, आप निश्चय ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उद्घोषणा के अलावा, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो या दूरदर्शन हो, उसके अलावा बहुत सारे नाटक और धारावाहिकों के लेखन कार्य से भी जुड़े रहे हैं। जितनी भी सामाजिक, मैंने कहा, कुरीतियाँ हैं, सांस्कृतिक उनके सामाजिक मूल्य हैं, नारी अस्मिता को मंडित करने वाली कविताएं हैं, और तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आपने प्रसारण किया है। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ श्री आनंद प्रकाश सिंह साहब को आवाज़ दे रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है इनकी कविताओं में आपको संवेदना देखने को मिलेगी। बारिश ठहर गई है, आकाश में बादलों की गहमागहमी है, धीरे धीरे बादल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और चांद कभी बादलों में छुप जाता है। आप सभी देखते हैं। अब आप सब कवि हैं, और कवि के नज़रिया से, कवि के एंगल से देखिए। आज चांद बादल पहन कर आया, आज चांद बादल पहन कर आया कि मंद मंद मुस्काया। बूंदों ने छुआ धरती का आंचल, मौसम बारिश का आया। मेरी कविताओं पर मुझे तालियों की अपेक्षा नहीं होती है। आप अंतर्मन से तालियां बजाइए और कविताएं सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। ये पूरी दुनिया अगर हम आपसे पूछें किस पर टिकी हुई है, किस पर बनती है और किस पर चलती है, सिर्फ एक शब्द है, वो है प्रेम। कभी उसे आप मोहब्बत कह लें, कभी इश्क कह लें, कभी आशिकी कह लें, कभी लव कह लें। गोवा तो इसके लिए मशहूर है। लेकिन इसे महसूस कैसे करेंगे?
मैंने एक पहाड़ी पर देखा, बादल आए चले गए, फिर आए चले गए, बस इन्हीं को हमने दो पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर रख गया था कोई बादल का एक टुकड़ा। आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर रख गया था कोई बादल का एक टुकड़ा और चुपचाप चला गया। पहाड़ी खूब रोई तो झरना बन गया। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है सबको अच्छी लगती है, लेकिन ऑफिस जाते समय बारिश बहुत कष्ट देती है। भीग गए तो सारा दिन कैसे गुजरेगा, घर आते समय चल जाएगा। लेकिन बचपन में अगर आपको याद हो, हम इतना व्यस्त रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमसे बिछड़ जाती हैं। बचपन को कभी बिछड़ने मत दीजिए। आपका बचपन अगर आपके साथ खेलता रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा। जीवन के सारे तनाव ख़त्म हो जाएंगे, मज़ा ही मज़ा होगा। तो बचपन में बारिश में भीगना, जब माँ कहती कि नहीं भीगना है तो चुपके से भीगते थे। आज भी आपका मन बचपन हो जाए तो भीगना उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर एक नए एंगल से इस भीगने को देखता हूँ। एक लड़की अगर चाहे कि हम आज बारिश में भीगें और वो भी सरेआम सड़क पर, तो कैसा लगेगा। अब आप उस लड़की के मन से इन शब्दों को देखिए कि लड़की जब भीगती है तो वो कैसा अनुभव करती है। बस इन्हीं शब्दों में हमने लड़की के भीगने को बांधने की कोशिश की है। बारिश में भीगती है लड़की, बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है, सारे आकाश में फैल जाना चाहती है। पुरुष का समाज है ना, लड़कियों को दबा कर रखा है। उसके मन को देखिए तो कितनी स्वतंत्रता, कितनी उन्मुक्तता चाहती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है, सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है, चमकना चाहती है। वो छुप कर नहीं, घरों में मत छुपा के रखिए लड़कियों को। सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है लड़की। धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की। सिर्फ कल्पनाओं में नहीं है, वो यथार्थ में, सच में काम करना चाहती है। धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की, पर कलियों की तरह सिकुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, पर कलियों की तरह सिकुड़ती है। बारिश में भीगती लड़की ठंड से नहीं, कांपती है लड़की बिजली के कड़कने से नहीं, सिकुड़ती है, कांपती है लड़की घूरती निगाहों से। सिकुड़ती है, कांपती है लड़की घूरती निगाहों से। हर पुरुष स्त्री से उत्पन्न होता है, माँ से उत्पन्न होता है। धरती माँ है, माँ के गर्भ से भी ये पूरी सृष्टि है। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। बारिश में भीगती लड़की को देखना कांपती हुई धरती को देखने जैसा है। बारिश में भीगती लड़की, बारिश में भीगती लड़की पानी ओढ़कर छिप जाती है अपना पानी बचाने के लिए। टेलीविज़न में आपने इनको लाफ्टर चैलेंज में, कॉमेडी नाइट्स में, कॉमेडी चैम्पियन और वाह भाई वाह में तो कई बार आप देखते होंगे शैलेश लोढ़ा जी के साथ। तो बहुत ही शानदार इनकी प्रस्तुति है। 30 वर्षों का इनका ये जो सफ़र है, काव्यनामा जो है इनका, जिसमें कि संजीदा कविताएं भी हैं और हास्य तो है ही। और
3000 से ऊपर आपकी तमाम देश विदेश में इनकी प्रस्तुति हुई है। और अब मैं ये कहूँगा कि कवि अपना परिचय स्वयं माइक पर देगा, तो बहुत आदर और सम्मान के साथ मुकेश गौतम के लिए ज़ोरदार तालियां। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। फिर दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। तो मेरे जैसे आदमी को कहना पड़ता है कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। हाँ, ताली ठोकते रहिए आप लोग। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। आइए बस मैं 1 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूँ। हमें डॉक्टर सिन्हा जी और झा साहब को सुनना है, और ये अंगार वंगार लगाएगी, कुछ क्या करेगी बाद में। ये वीर रस वाले कवि बड़े खतरनाक होते हैं साहब, औज पड़ेगी। तो अच्छा, मैं तो पहले ही बताया, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ कवि साहब सुनाने। पिछले दिन जबलपुर गए सर, जबलपुर जेल में कवि सम्मेलन था। कहाँ कवि सम्मेलन, जेल में कवि सम्मेलन था। जेल में से कविता पढ़ने के बाद हम लोग निकल रहे थे, गेट पर जेलर साहब मिल गए। मैंने जेलर साहब से कहा, जेलर साहब आपकी जेल बहुत अच्छी है। वो बोले कभी भी आ जाओ, उसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं तो ऐसा ही परफॉर्म हूँ। बहुत बढ़िया लोग हैं, आप बड़े मन से सुन रहे हैं। समय बदल गया है, बदलाव का दौर है। बदलाव इतना आया साहब, पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था। आज 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। हम इतना बड़ा बदलाव। यकीन मानिए आप संख्या में कम हैं। हमें आदत है वो 10-10 हज़ार की भीड़ में कविताएं पढ़ने की, लेकिन संख्या में कम होना बड़ी बात नहीं साहब। कविता सुनने की समझ और कविता को बढ़िया अच्छी समय में दाद देना बहुत जरूरी है। वो आप दे रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करूँगा। बहुत बढ़िया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। लगातार 36 दिन से मैं 36वां दिन है आज मेरा, लगातार 36 दिन से मैं बहुत बढ़िया तरीके से सो नहीं पाया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोंकण रेलवे का, रेल का नहीं, मेरे अपने परिवार का प्रेम था, जो मैं इतना वहाँ कहाँ से यात्राएं करते हुए आपके बीच आया हूँ आपका प्रेम लेने के लिए। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूँ। कोई बड़ा नहीं होता साहब, बदलाव का दौर है। मैंने कहा, कहना चाहता हूँ जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में वेद पढ़े या ना पढ़े, आप किसी की वेदना पढ़नी सीख ले, जीवन में ये बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप योगी हो या ना हो, आप उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है। बदलाव का दौर है। बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले तो दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया, तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला, बहुत वायरल हुई थी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चले, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर न चले। बहुत बढ़िया आप लोग सुना, आपने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन सुना। यकीन मानिए बदलाव का दौर, किस किस तरह के बदलाव आए, कैसे कैसे बदलाव आए, कितना बदलाव आया।
पहले हम लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते बनाते थे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल हो गए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। आज हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां से फायदा उठाया जा सकता है हम सिर्फ वही रिश्ते बनाते हैं। इतना बदलाव है। इसलिए कहता हूं जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका चरित्र महकना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर से खुशबू आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं साहब, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा कर देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, पोइट्री कर सकता है, रिसर्च वर्क कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए आपका चरित्र महकना बहुत जरूरी है। 1 मिनट की एक कविता आप तक पहुंच जाएगी, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, याद रखिएगा। और अगले कवि सम्मेलन की भूमिका मैं KRCL को जानता हूं, क्योंकि यहां पर इतना बढ़िया प्रशासन में बैठे हुए लोग इतने अच्छे हैं, झा साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आप हो सकते थे तो डांस कर सकते थे, डीजे का आयोजन कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अच्छा प्रशासन और अच्छे कर्मचारी हैं, इसलिए आपने साहित्य का आयोजन किया, कविता का आयोजन किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कहना यह चाहता हूं, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको फूलना नहीं है। जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है, जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। कविता का धर्म निभा रहा हूं। मैं आपको घंटों तक हंसा सकता हूं, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई कंटेंट नहीं होता, मैं कहां से शुरू होता हूं कुछ पता नहीं रहता, मैं घंटों और हंसा सकता हूं। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक हमें बड़े कवियों को सुनना है, अपनी छोटी जिम्मेदारी। ये मैंने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते? ये मैंने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते? हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्टिंग पार्ट हमारी परफॉर्मेंस में होता है। ये मैंने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते? मगर जब कविता पढ़ते हैं तो मक्कारी नहीं करते। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। आप जैसे सुनने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेमी लोग हैं, इसलिए हम हैं। शहर दर शहर कविता की यात्रा करते रहते हैं। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग नहीं होंगे तो हम भी कहीं घर में कोने में बैठकर कविता लिखते रहेंगे। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। 8 साल पहले प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से, और माँ बाप, भाई बहन सबकी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने कहा कि हम मुंबई जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में किस प्रकार का इनको रेजिस्टेंस हुआ होगा। लेकिन ये नन्ही सी जान, लेकिन इतना अधिक इसमें स्वयं पर विश्वास और एक सपना लेके चली। पूरी यात्रा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज 8 सालों में ज्योति ने वो मुकाम हासिल किया है कविता के मंच पर, जो बहुत सारे कवियों को पूरी उम्र लग जाती है। और न केवल कविता के क्षेत्र में, बल्कि अभिनय में, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में कर रही हैं, TV सीरियल्स में, कई सारे नाटकों में काम किया,
और जब भी कभी ज्योति से बात करता हूँ तो लगता है कि अभी इतनी भूख है ज्योति के अंदर, भूख यद्यपि सही शब्द नहीं है, अभी इतने सपने हैं जिसको पूरा करने की ललक है, और उसके बाद इस जालिम ज़माने से लड़ने के लिए भी उतनी ही शक्ति चाहिए जितनी कि सृजनात्मकता के लिए चाहिए। ज्योति देश विदेश में कई जगह जाके पढ़ती हैं। जैसे मुकेश जी ने बताया वैसे ही ज्योति का लगभग आप समझिए महीने में 15 से 20 दिन तमाम बुलावे आते हैं। कई जगह तो मना कर देती हूँ कि जाना संभव नहीं होता। मेरा परिचय कवि सम्मेलन में हुआ और मैं इतना प्रभावित हुआ न केवल इनकी कविता से बल्कि इनकी जीवनी से। और आज ऐसी हालत है कि बहुत सारी महफिलें ज्योति के बिना अधूरी हैं। तो इस छोटे से परिचय के साथ मैं ज्योति को बुलाना चाहूँगा बहुत आदर सम्मान के साथ। ये भी हमारी तरह जो हैं वो हमारी तरह ये नहीं पढ़ती हैं कि कागज़ देख करके पढ़ें, वहीं से पढ़ेंगी और पूरे मंच में इतनी ऊर्जा भर देंगी कि आपको आनंद आने वाला है। बहुत स्वागत और सम्मान के साथ ज़ोरदार तालियां ज्योति के लिए। आइए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं भी पढ़ी हूँ सर, वहाँ पर 3 साल हमने गुजारे हैं। कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ, मिटा सकता नहीं कोई जिसे मैं वो निशानी हूँ, जो करते प्यार कान्हा सा मैं उनके लिए राधा, दिखाते आँख जो उनके लिए झांसी की रानी हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल में उसको निबंध लिखने के लिए दिया गया, तो हमेशा वो भैंस पर निबंध लिखता था। तो टीचर ने कहा, भैंस पर जब निबंध लिखता था तो कहता था भैंस काली होती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 1 पूंछ होती है, भैंस दूध देती है। तो टीचर को बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला एक काम करो, तुम अब ताजमहल पर कविता लिखो। बोला ठीक है। अगले दिन निबंध लिख के ले आया। बोला लाल किला दिल्ली में स्थित है, उसके सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, भैंस दूध देती है। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैं घूम फिर के देशभक्ति पर आ जाऊंगी। आइए 4 पंक्तियां सुनाती हूँ कि आज जो देश के हालात हैं, चूंकि ये कवि सम्मेलन की दृष्टि से मैं इसको इसलिए भी नहीं देख रही क्योंकि बहुत संजीदा श्रोता हैं। ऐसी कई सारी कविताएं होती हैं सर जो हम मंचों पर नहीं सुना पाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी तालियों की और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आइए 4 पंक्तियां सुनिए कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है, बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। कि बुलंदी पर रहे भारत यही अरमान सबका है, तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है, जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन रहे हो क्यों, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। एक बार एक नेताजी की गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक बच्चा उनके पास आया, बोला नेताजी तिरंगा ले लीजिए। तो नेताजी तमतमाए स्वर में बोले कि बच्चे तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। उस बच्चे का अगर जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे अपनी तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। नेताजी कहते हैं कि तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी फल बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। बच्चा कहता है नेताजी देश। ये हमारे भाई साहब इतनी देर से वीडियो बना रहे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि ये अभी फेसबुक पर डालेंगे, फिर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किसको उसको संभालूंगी सर। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मेरी तस्वीर देखने के लिए आप सबके जीवन में ऐसे हालात आते होंगे। आज मैं वो सुना रही जो मैं मंचों पर अक्सर कम सुनाया करती हूँ कि मेरी तस्वीर देखने के लिए वक्त अपना वो खर्च करता है। ऐसे नहीं सुना जाता, शेर वाह वाह करनी पड़ती है। हाँ अभी मैं बोलूँगी फिर, मेरी तस्वीर देखने के लिए वक्त अपना वो खर्च करता है। अब इतनी भी नहीं करनी। अच्छा ये आप रोज रात को करते होंगे तो क्या माहौल होता होगा। मेरी तस्वीर देखने के लिए वक्त अपना वो खर्च करता है, जिसने इग्नोर कर दिया था कभी आज गूगल पे सर्च करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी
आपने देखा होगा पिछले दिनों एक घटना हुई हमारी धर्म की, हमारे देश के एक बेटी के, जिसके टुकड़े 32 टुकड़े फ्रिज में मिले। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं कुछ पंक्तियाँ वहाँ से करूँ, क्योंकि कैमरा भी लगा हुआ है और देश में विदेश में पंक्तियाँ जाएं और हम सब थोड़ा सा संभलें। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई आपको ये कहे कि आप माँ बाप को छोड़कर मोहब्बत कर लीजिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो सर मोहब्बत नहीं हो सकती है। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, क्या मैंने एक विरोधाभास की पंक्तियाँ कही हैं, आपका ध्यान चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, सुने कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ, मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शय है, मगर सुन लो मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। दूसरों को दोष देने से पहले अगर हम अपनी गलतियां देख लें, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं। यहाँ पर 2 महिला शक्ति विराजमान है, उन्हें भी समर्पित करती हूँ कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता, महाविद्वान योद्धा क्या कभी आचरण करता, भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता, लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। क्या बात है। आइए कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। अभी हमारे देश में जो चल रहा है सनातन, सनातन के लिए बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं। मैंने क्या सोचा है, सनातन क्या है, कुछ पंक्तियां सुनेगा कि हम प्राचीन कितने हैं। वो मैं आपको एक आईना दिखाना चाहती हूँ कि कृष्ण से पहले राम, राम से पहले जमदग्नि, जमदग्नि से पहले अत्रि, अत्रि से पहले अगस्त्य, अगस्त्य से पहले पतंजलि, पतंजलि से पहले कणाद, कणाद से पहले याज्ञवल्क, और याज्ञवल्क से पहले हम सभी सनातन वैदिक धर्मी थे। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं, जो जीवन दर्शन को जाने उसे सनातन कहते हैं, कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं, अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले धर्म बहुत है, पर सारी वसुधा को घर माने उसे सनातन कहते हैं। वही सनातन जहां हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है, ईश्वर को अवतारी बन धरती पर आना पड़ता है, वही सनातन जहां स्वयं शिव आगे विष को पीने में, स्वयं राम हर्षित होते वनवासी जीवन जीने में, जो देती वनवास उसे भी मां कह राम बुलाते हैं, और स्वयं केवट निषाद को अपने गले लगाते हैं, वही सनातन जहां राम शबरी के जूठे पैर चखे और दूसरी ओर दशानन के घमंड पर पैर रखे, वही सनातन भुला न देना बजरंगी बलबंका को, रावण का देखा घमंड तो फूंक दिया था लंका। कि दुश्मन के घर सीना ताने, दुश्मन के घर सीना ताने उसे सनातन कहते हैं, कण कण में ईश्वर पहचाने उसे सनातन कहते हैं। और एक छोटी रचना आपको सुना देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि भारत माँ का एक पुत्र, उसका विवाह होता है, और जैसे वो प्रथम रात चौखट पर पहुंचता, उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना है। पत्नी की कुछ पीड़ा है, पति की क्या पीड़ा है, दोनों का संवाद मैंने इन पत्रों के माध्यम से लिखा है। आपका आशीर्वाद मिला, साहब का ध्यान में सुने कि कैसे तुमको रोकूं सजना कैसे प्यार जताऊं मैं। क्या कहती है पत्नी, कैसे तुमको रोकूं सजना कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं, इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जाकर के ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। एक
ऐसी रचना आपको मैं सुनाना चाहती हूँ जो अक्सर मंचों पर नहीं सुनाती हूँ। मेरा मन है कि मैं वो कविता आप तक पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ आप मन से सुन लें। चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ, तो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, 2012-13 की बात है, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ होती थी लड़कियों के साथ में। तो मैंने उसे कविता के रूप में बांधा कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो कैसी शिकायतें करती है अपनी माँ से। सर, आपका विशेष ध्यान में सुनिएगा। ये कविता बिल्कुल संजीदा कविता है, इसमें आपकी तालियों की आवश्यकता नहीं, आप मन से सुन लें। मैं एक पीड़ा कहने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ऐसे मंच बहुत कम मिलते हैं जिसमें हम अपनी पीड़ा कह सकते हैं। क्या कहती है, एक बेटी है, घर से बाहर निकली है, उसके साथ जो चीज़ें हुई वो अपनी माँ से कह रही है, शिकायत कर रही है। माँ, आज फिर उस सुनसान गली में कोई आया था मेरे पीछे, अंधेरे की शक्ल लिए, और मैं तेज कदमों के साथ निकल आई बाहर की भीड़ तक। पलटकर देखा भी नहीं, तुम्हारी नसीहतें अब भी मुझे याद हैं। नुक्कड़ पर खड़े शोहदे नापते हैं गुजरने वालों की छातियां, उनकी अनर्गल बातें अनायास पढ़ी जाती है मेरे कानों में, और छलनी हो जाता है मेरा आत्मविश्वास पल भर में। पर मैं भी गुजर जाती हूँ सब अनदेखा अनसुना कर, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था चलते वक्त मत लगना किसी के मुंह। पर माँ, तुमने नहीं बताया इनके खुले मुंह का क्या। उस दिन बस की कतार में किसी ने पीछे से कहा था मुझसे, आइटम लगती है बिल्कुल। मन किया पलट कर रसीद दो, पर तुम्हारी नसीहतों से भरी मेरी अंजुरी और तुम्हारे डर ने मुझे भी डरना सिखा दिया। कल को यही ना फेंक दे मुझ पर तेजाब, अभी कल ही तो बदसूरत हुआ था अखबार का चेहरा। हर रोज कभी ऑफिस में, कभी बस की कतार में, कभी सड़क पर भीड़ का बेहा हाथ कोशिश करता है मुझ तक पहुंचने की, और मैं तुम्हारे सीख के दुपट्टे में सिमटती जाती हूँ। एक रोज जो उसने भींच दिया था मेरी मुट्ठी में मुड़ा सा कागज, मैं फेंक कर लौट आई बिल्कुल जैसे तुमने कहा था मेरे बैग में जरूरत का सामान रखते वक्त। माँ, अब तो सड़क पर अकेली चलने से भी डरती हूँ। कल ही तो घसीट लिया चलती गाड़ी ने एक को, और आज उसकी आत्मा भटक रही होगी जैसे मोबाइल दर मोबाइल उसके रक्त रंजित शरीर की तस्वीर। माँ, अब तो सहनशीलता की दीवार भी दरकने लगी है। कब तक वो हमारी छातियां नापते रहेंगे? कब तक उनकी जुबान यूं ही फप्तियां कसती रहेंगी हम पर? कब तक हम अपना घायल आत्मविश्वास लिए घिसटते रहेंगे? कब तक दौड़ेंगी कारें हैवानियत के खेल का मैदान बनती रहेंगी? और माँ, तुम्हारी नसीहतें, तुम्हारा डर और तुम्हारी बेबसी कब तक हमें कमजोर और लाचार बनाती रहेंगी माँ? कब तक? गोवा विश्वविद्यालय से पीएचडी, अब और क्या इनकी तारीफ में कहा जाए। कितनी किताबें लिखी हैं, विपणन एवं प्रबंधन, कथा साहित्य में स्त्री विमर्श, भारत में ग्रामीण बीमा, भारत के दुर्लभ मंदिर, जिस पे पूरा इनका शोध कार्य चल रहा है। आपको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हिंदी मौलिक लेखन के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार मिला। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 और 2017 में आपको सम्मानित किया गया राजभाषा गौरव पुरस्कार से। आपकी पुस्तक बीमा सुरक्षा और सामाजिक सरोकार, इसके लिए भी आपको महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया, के द्वारा सम्मानित किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये पुरस्कार यद्यपि आपकी विद्वता के परिचायक हैं, लेकिन आपने इस बात को आज महसूस किया होगा कि जो कवि आज इस मंच पर हैं, हृदय से लिखते हैं, व्यावसायिक होने के बावजूद उनके अंदर का कवित्व जीवित है, और इसलिए कविता को बहुत संभावनाएं हैं। आगे कविता निश्चय ही इस देश में आप जैसे श्रोताओं के साथ न केवल उत्तरोत्तर प्रगति करेगी, बल्कि नए नए और जो कवियों का जो यहाँ पे प्रादुर्भाव हो रहा है, तो इस कविता के मंच पर और इसके आकाश में ऐसे न जाने कितने सितारे आते रहेंगे। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा साहब को दावते सुखन पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर सिन्हा। मैं पिता को समर्पित एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप उतने ही संजीदा हो गए हैं जितनी संजीदगी यहाँ से आपके समक्ष आ रही है। मेरे बाबूजी पापा कहता था मैं उन्हें। मेरे बाबूजी
पापा कहता था मैं उन्हें, बहुत दुलारते थे मुझे। मेरे बाबूजी, पापा कहता था मैं उन्हें, बहुत दुलारते थे मुझे, अधिकार पूर्वक भी कभी न डांटते थे। अधिकार पूर्वक भी कभी न डांटते थे मुझे। कभी गुस्सा होते क्रोध आता, कभी गुस्सा होते क्रोध आता या खिन्न हो जाते तो कहते, 1000 बार कहा है ऐसा मत करो, कहकर चुप हो जाते। 1000 बार कहा है ऐसा मत करो, कहकर चुप हो जाते। इतना कहना भर उनका मुझे चुपचाप कर जाता। इतना कहना भर उनका मुझे चुपचाप कर जाता और मेरी खामोशी उन्हें गमगीन कर जाती। इतना कहना भर उनका मुझे चुपचाप कर जाता और मेरी खामोशी उन्हें गमगीन कर जाती। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम, जिसमें होता माँ की गोद का सोधा सुकून। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम, जिसमें होता माँ की गोद का सोधा सुकून और पिता के भरोसे का असीमित गगन। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम, जिसमें होता माँ की गोद का सोधा सुकून और पिता के भरोसे का असीमित गगन। प्रेम की प्रचुरता भी होती जिसमें, और ममता की मासूमियत का पदचाप भी किलकारियां कर रहा होता। यकीनन बड़े दुलारते थे मुझे, यकीनन बड़े दुलारते थे मुझे। डांट की थपक से वो स्वयं भी परेशान हो जाते। डांट की थपक से वो स्वयं भी परेशान हो जाते। फिर पूछते, चलोगे घूमने? डांट की थपक से वो स्वयं भी परेशान हो जाते। फिर पूछते, चलोगे घूमने? साइकिल पर। आह्लादित हो उठता मैं, साइकिल पर आगे बिठाते मुझे। आह्लादित हो उठता मैं, साइकिल पर आगे बिठाते मुझे डंडी पर। मैं बल्लियों खुश हो रहा होता। साइकिल पर आगे बिठाते मुझे डंडी पर, मैं बल्लियों खुश हो रहा होता। क्यों? दोनों हाथ जो होते मेरे हैंडल पर बीचों बीच। क्या बात है। दोनों हाथ जो होते मेरे हैंडल पर बीचों बीच। प्रभुता का मान महसूस था मैं, प्रभुता का मान महसूस था मैं। दाहिनी ओर लगी कटोरी नुमा घंटी को दाहिनी ओर लगी कटोरी नुमा घंटी को, जब जी में आए बजाने का अभिमान जो होता। मैं बल्लियों खुश हो रहा होता। दोनों हाथ जो होते मेरे हैंडल पर बीचों बीच। प्रभुता का मान महसूस था मैं। दाहिनी ओर लगी कटोरी नुमा घंटी को, जब जी में आए बजाने का अभिमान जो होता। गगन हो गर पैडल का संचालक। गगन आकाश, गगन हो गर पैडल का संचालक, तो क्यों कर न इतराने का गुमान होता। गगन होकर पैडल का संचालक, तो क्यों कर न इतराने का गुमान होता। घंटी बजाता और दोनों ओर तकता। घंटी बजाता और दोनों ओर तकता। राहगीर रास्ता दे देते। खेल रहे बच्चे किनारे हो जाते। राहगीर रास्ता दे देते। खेल रहे बच्चे किनारे हो जाते। प्रणाम बड़े बाबू संबोधित कर पुकारने वालों, जानने वालों को प्रति उत्तर देते जाते।
पिताजी की साइकिल के पहिए आगे बढ़ते जाते। प्रणाम बड़े बाबू संबोधित कर पुकारने वालों जानने वालों को प्रति उत्तर देते जाते और पिताजी की साइकिल के पहिए आगे बढ़ते जाते। पिता मुझे साथ पा प्रसन्न हो रहे होते। पिता मुझे साथ पा प्रसन्न हो रहे होते। साइकिल सरसराती आगे निकल रही होती और मेरा मन मान से दोहरा हुआ जाता। साइकिल सरसराती आगे निकल रही होती और मेरा मन मान से दोहरा हुआ जाता। हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना हाट गोला बाजार में मुझे साथ ले जाना, हाट गोला बाजार में मुझे साथ ले जाना, उनका खरीदारी करना और मेरा उन्हें मोल भाव करते निहारना। उनका खरीदारी करना और मेरा उन्हें मोल भाव करते निहारना। मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते। मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते और मेरी छतरी के भीतर आकाश उतर आता। मोल भाव करते निहारना। मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते और मेरी छतरी के भीतर आकाश उतर आता। वात्सल्य के पराग में ओतप्रोत, वात्सल्य के पराग में ओतप्रोत स्नेहानुराग का वह पैतृत्व जिस पल भी आज मुझे स्मरण आता है। वात्सल्य के पराग में ओतप्रोत स्नेहानुराग का वह पैतृत्व जिस पल भी आज मुझे स्मरण आता है। साइकिल की डंडी और घंटी सुनाने लगती हैं मुझे अनगिनत कथाएं। साइकिल की डंडी और घंटी सुनाने लगती हैं मुझे अनगिनत कथाएं। गढ़ने लगती हैं स्वप्न, सजने लगते हैं सृजन। ढूंढता हूँ इनके इर्द गिर्द मैं मानवता के पुष्प में पराग के वो रजकण। प्रश्न प्रति प्रश्न और उत्तर प्रश्न भी पूछता हूँ स्वयं से भी, पूछता हूँ स्वयं से भी। हृदय अंचल के गर्भ में नयन कोटर के सजीले नभ में पिता का वो प्यार चिरंतन क्यों न रहा। पिता का वो प्यार चिरंतन क्यों न रहा। वह वक्त ठहर क्यों न गया, वह वक्त ठहर क्यों न गया। मेरे पिता मेरे साथ आज होते और मैं पिता न होता। मैं समझता हूँ समय हो गया। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय निदेशक परिचालन एवं वाणिज्य महोदय, आपने इस कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए हमें प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, आपने मंच संचालन करते हुए अपनी कविताओं भी प्रस्तुत की। आपकी माँ सरस्वती के प्रति भक्ति और हिंदी के प्रति प्यार के लिए आपको अंतर्मन से कोटि कोटि नमन। श्रीमती प्रिया चौहान, क्षेत्रीय प्रबंधक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज अपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमें अनुग्रहित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।